हेलो लवली व्यूवर्स। मैं प्रिया ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी के साथ। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वो सिसकियों वाली रात। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन अपनी पूरी गति से भाग रही थी। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। आसमान, पेड़ पौधे, खेत खलिहान सभी कुछ अंधकार के आगोश में थे। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। और आवाज आवाज के नाम पर, हाँ, महज ट्रेन की सीटी थी जो हर थोड़ी देर में बजकर मेरे एकांत में खलल डाल मुझे बेहद तकलीफ दे रही थी। ट्रेन में सभी यात्री बेसुध और बेफिक्र सो रहे थे, किंतु मेरी आंखों में तो नींद कोसों दूर थी। मैं और मेरा साथी, मेरा अंतर्मन, दोनों बाहर के गहरे सन्नाटे में विलीन हो रहे थे। ये घोर काला सन्नाटा मुझे मेरे जीवन जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें प्रकाश की कोई उम्मीद नहीं थी। ख्याल बेलगाम घोड़े की तरह भागते हुए मुझे अपने साथ घसीट रहे थे। मैं उनको जितना शांत करने की कोशिश करता, उतना ही वो मुझे मीरा की यादों की तरफ खींच रहे थे। मुझे इस समय अपना जीवन निरर्थक प्रतीत हो रहा था। मैं एक स्नातक का प्रोफेसर, जिसने सदा विद्यार्थियों को जीवन के रंगों का पाठ पढ़ाया, खुशियों को सहेजना सिखाया, आज खुद बेरंग, निराश, हताश सा बैठा था। मीरा की यादें मुझे बेचैन कर रही थी, क्योंकि मीरा ने पैसों के खातिर मेरा प्रेम ठुकरा दिया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में? मैंने तो पूरी निष्ठा के साथ अपना प्रेम निभाया था। अथाह प्रेम करता था मैं उससे। उसके बिना जीवन जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर उठता था। वो अच्छी तरह जानती थी किस बात को, फिर किस अधिकार से उसने मुझे बिना पूछे एक तरफा निर्णय लिया। मेरी भावनाओं और प्रेम के साथ खिलवाड़ करके क्यों उसने किसी और से ब्याह कर जीवन बिताने का निर्णय लिया है? और वो मुझे बिना कोई वजह बताए, क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी? ये निरंतर प्रश्न मुझे परेशान कर रहे हैं। बावरा सा हुआ जा रहा था मैं। कितने माह बीत गए मीरा को मेरे जीवन से गए, किंतु मैं अभी भी उसे अपने जीवन से निकाल नहीं पाया। अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाया था मैं तो अभी भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां वो मुझे छोड़कर गई थी। अथक प्रयासों के पश्चात भी मैं अपना हृदय मीरा के स्मृतियों से मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसकी स्मृतियां साए की तरह मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि किसी की सिसकियों ने मेरा ख्यालों की तंद्रा तोड़ दी। मेरे बिल्कुल सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी रो रही थी। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। उस पर से ध्यान हटाने के लिए मैंने अपना चेहरा खिड़की पर सटाकर पूरा ध्यान बाहर पर केंद्रित कर दिया, किंतु उसकी सिसकियां मुझे बार बार उसकी ओर खींचकर मुझे परेशान कर रही थी। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आपको चैन मिलेगा। आखिरकार विवश होकर मैं बोला। उसे शायद ये शिष्टाचार लग रहा हो, पर मेरा तो उसे चुप कराने का अपना स्वार्थ था। नहीं पीना। उसका बेरुखी क्रोध वाला स्वर सुन मैं चुप हो पुनः खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी सिसकियां थमने के स्थान पर तीव्र हो मेरे भीतर खलबली मचा मेरे ख्यालों में विघ्न डाल रही थी। उसकी सिसकियां मुझे और कुठित कर कानों में पिघला शीशा घोलने जैसा काम कर रही थी। मैं क्या करूं? नहीं बर्दाश्त हो रही थी मुझसे। आखिर मेरी भी तो शांति भंग हो रही थी। मैं अपनी तन्हाइयों के साथ शांति से रहना चाहता था। अतः मैंने पुनः प्रयास किया। पी लीजिए थोड़ा सा पानी, आपको राहत मिलेगी। उसकी सिसकियों को विराम देने के इरादे से मैंने उसके समक्ष पानी की बोतल बढ़ा दी। इस बार आशा के विपरीत उसने मेरे हाथ से बोतल लेकर पानी पी लिया। उसकी सिसकियों में थोड़ा सा विराम लग गया। मुझे भी कुछ तसल्ली मिली। कुछ देर के बाद वो थोड़ा सामान्य हुई और पता नहीं क्यों मेरा ध्यान अब मीरा से बाहर निकलकर थोड़ा उस पर केंद्रित होने लगा। यह उत्सुकता भी बड़ी विचित्र होती है। एक बार मन में आ जाए तो अपने सभी ख्याल दरकिनारे कर एक दूसरे पर केंद्रित हो जाती है। अतः मैंने उसकी सिसकियों के कारण को जानने की उत्सुकतावश उसे बातचीत शुरू करने का प्रयास किया। आप कहाँ जा रही हैं? कानपुर। एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया था उसने। कानपुर जाकर कौतूहल से भरा मेरा मन अब और व्याकुल हो गया। बातचीत करने की व्याकुलता और प्रबल हो गई।
कानपुर? मैं भी कानपुर जा रहा हूँ। मेरी हैरानी भरे स्वर सुनते ही उसने बस निगाह उठाकर मुझे देखा, फिर अपने आप को संयत करते हुए कुछ ढूंढने लगी। कुछ खो गया है क्या? मैं कुछ मदद करूं? उसने फिर वही फीकी सी निगाह मुझ पर डाली और ढूंढने में व्यस्त हो गई। उसकी निगाह एक अनकहा सा इशारा कर रही थी कि प्लीज़ आप मुझे अपने काम से काम रखिए। मुझे अपने में और आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चुप हो पुनः अंधेरी रात को देखने लगा। कुछ देर हमारे बीच मौन पसर गया, किंतु अब तो मेरा सारा ध्यान मीरा की तरफ से हटकर उस अनजान लड़की पर और इसकी सिसकियों की तरफ खींचने लगा। ये प्रकृति ने भी मनुष्य को विचित्र वरदान दिया है। वो है व्याकुलता और उत्सुकता। जिस बात से उसे दूर होने की को कहीं व्याकुल और उत्सुकता उसे उतना ही उसकी तरफ चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती है। अब तो उससे बात करने की व्याकुलता और तीव्र होने लगी। ये रोग ही ऐसा है। आपके पास क्या आपका मोबाइल फ़ोन है? तो 1 मिनट के लिए दीजिए, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। अचानक इस छोटे से प्रश्न ने उसने मौन तोड़ा, तो मैंने सहर्ष ही उसे अपना फ़ोन दे दिया। उसने अपना नंबर डायल किया। उसके फ़ोन की घंटी बजी और समझदारी दिखाते हुए उसने तुरंत मेरे फ़ोन से अपना नंबर डिलीट भी कर दिया। फ़ोन उसके पर्स में था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, कह वो गंभीरता से फ़ोन में कुछ देखने लगी। उसकी आंखें फिर से नम होने लगी। आप कहाँ से आ रही हैं? मैंने हिचकते हुए पूछा। दिल्ली। इस बार उसने बिना किसी क्रोध के उत्तर ने मेरा उससे बातचीत करने का हौसला और बढ़ा दिया। दिल्ली? मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ, पर शायद मैंने आपको सामने सीट पर यहाँ पहले नहीं देखा। वार्तालाप को विराम न लगे इसलिए मैंने उससे ये कह तो दिया, किंतु सत्य तो यह था कि अपने ही ख्यालों की पीड़ा में खोए होने के कारण मुझे स्वयं ही नहीं पता कि वो कब मेरे सामने आई या फिर मेरे आसपास कौन से यात्री हैं। हाँ, वो मैं स्टेशन पहुंची तो हड़बड़ाहट में दूसरी बोगी में चली गई थी। बाद में अपनी सीट पर आई। ओ, ओके। वैसे आपका कानपुर में कौन रहता है? एक क्षण के विराम के बाद मैंने पूछा। जी मेरा घर है कानपुर। दिल्ली में तो मैं जॉब करती हूँ। धीरे धीरे हम दोनों ने ही अपने अपने ख्यालों के खोल से बाहर निकलने और सामान्य होने लगे थे। हाय, मैं नीलेश। मैं पूर्णतः दोस्ती के अंदाज में उसको अपना परिचय दिया और उसने इस भाव की गरिमा का मान रखते हुए अपना परिचय दिया। हेलो मानसी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद मैंने बात आगे बढ़ाने के इरादे से कहा, वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और कानपुर किसी काम से जा रहा हूँ। आप दिल्ली में कहाँ पर जॉब करती हैं? वसंत कुंज। मेरे घर से बस थोड़ी दूर पर ही वसंत कुंज है। हमारी बातचीत अब कुछ कुछ सामान्य गति पकड़ रही थी। कुछ इधर उधर की फालतू बात करके मैंने उससे कहा, वैसे कानपुर में जहाँ मुझे जाना है उनका पता ठिकाना तो लाया हूँ और फिर आजकल तो गूगल लोकेशन जिंदाबाद। किंतु फिर भी अगर कोई समस्या आई तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। आखिर आप कानपुर वासी हैं और जो वहाँ का वासी होता है वो गूगल मैप के लोकेशन से को भी फेल कर देता है। मेरे इस हल्के से अंदाज से वो मुस्कुराने लगी। हमारे अपार्टमेंट की मध्यम सी लैंप की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, जिसमें वो अत्यंत प्यारी लग रही थी और इतनी ही मासूम और मोहक थी उसकी मुस्कुराहट। मेरी नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। एकदम निर्मल खूबसूरत चेहरा था उसका। उस पर उसे खुले काले केस बार बार उसके चेहरे से अटखेलियां कर रहे थे और खूबसूरती बना रहे थे। मैं मंत्रमुग्ध सा उसकी खूबसूरती में खो गया। तभी ट्रेन की सीटी ने मेरी तंद्रा तोड़ी। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कभी बातचीत तो कभी मौन, यही चल रहा था हम दोनों के बीच। कुछ सहज हो गए थे हम। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत के बाद हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती के रिश्ते में बंध गए थे। हम अजनबी दोस्त बन गए थे। उससे बात करने के बाद कितने वक्त के बाद हल्का हल्का सुकून सा महसूस कर रहा था मैं। धीरे धीरे औपचारिकता अब अनौपचारिकता में परिवर्तित हो गई थी। हम बातों में आप से तुम पर आ गए थे। वैसे अब तो हम दोस्त बन गए हैं, तो अगर ऐतराज ना हो तुमसे एक बात पूछूं? तुम रो क्यों रही थी? तुम मुझे बता सकती हो। पीड़ा बताने से सुकून मिलता है और स्वयं को हल्का सा महसूस होता है। मैंने उससे अपना सबसे अहम प्रश्न पूछ लिया। आखिर इसमें मेरा भी तो स्वार्थ था।
मैं भी तो उसे बताकर अपनी वेदना से सुकून चाहता था, अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहता था। मैंने भी तो भीतर ही भीतर मैं भी तो घुट रहा था। मेरा हृदय भी तो पीड़ा से भरा था। मैं भी तो उसके समक्ष अपने हृदय की खिड़कियों को खोलने के लिए व्याकुल था। जीवन में कई बार किसी अपने के समक्ष अपने हृदय को खोलकर अपनी पीड़ा से इतना सुकून नहीं मिलता जितना किसी अजनबी के साथ बात करके मिलता है। वो अजनबी निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से आपकी भावनाओं का आकलन कर समझ कर आपको सत्वाना का मरहम लगाकर ठंडक भरा एहसास देता है। मेरा प्रश्न सुनकर उसने मुझे सुनी और नम निगाहों से देखा और बिना कुछ बोले खिड़की के बाहर अंधकार को देखने लगी। शायद इतना व्यक्तिगत प्रश्न पूछने पर उसने बुरा लग गया। यही सोच मैं चुप हो गया। हमारे बीच मौन पसर गया। मृदुल मृदुल नाम था उसका। कुछ क्षण बाद उसने मौन तोड़ा। एक तेज हवा के झोंके की तरह आया वो मेरी जिंदगी में और सब कुछ उजाड़ कर चला गया। मैं पागल उस उजड़े चमन में भी प्रेम की बहार तलाशती रही। मैं और मृदुल हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। अत्यंत गंभीर स्वभाव का किंतु आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था वो। ऑफिस में कई लड़कियों का कान्हा बन चुका था वो, पर उसे सिर्फ अपने काम से प्रेम था। मुझे भी अतिरिक्त कोई बात न करके सिर्फ काम की ही बात करता था, पर मैं उसके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होकर कब उसके मोह पास में बंध गई मुझे पता ही नहीं चला। अपनी नारी की गरिमा का मान रखते हुए मैंने कभी पहल नहीं की। वक्त यूं ही बीतता रहा। उस दिन हमारे ऑफिस में शुक्ला अंकल की सेवानिवृत्ति की पार्टी थी। सब अपने में व्यस्त थे, पर उस दिन उसकी निगाहें मुझ पर ही टिकी थी। मैं थोड़ी असहज हो रही थी, किंतु सच पूछो तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। पार्टी के बाद उसने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा तो मैं सहर्ष तैयार हो गई। बस फिर हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई। वो भी मन ही मन मुझे प्रेम करता था। उस दिन मुझे पता चला मैं और मेरे सपने पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगे। एक दिन उसने मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। मुझे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। अगले दिन वो मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले जाने वाला था। मैं उसका इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। कुछ दिन तो वो ऑफिस भी नहीं आया। मैंने उससे बात करने की, उसके विषय में जानने की हर संभव प्रयास किया, पर कुछ नहीं पता चला। कहीं से भी, किसी से भी नहीं। उसके विषय में पता नहीं चल पा रहा था। हृदय अनवांछित ख्यालों से भरने लगा। कितनी पीड़ा हो रही थी मुझे अनुमान लगाना भी नामुमकिन था। हार कर मैंने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। एक दिन उसके इंतजार में मैं बैठी रही और ऐसे ही कई दिन बीतने लगे। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि उसने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए दूसरे शहर की एक बड़ी कंपनी के मालिक की लड़की के साथ विवाह कर लिया और उन्हीं की कंपनी ज्वाइन करके वहां खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जड़वत हो गई थी मैं। यह सुनकर ऐसा लगा कि हृदय की गति रुक गई। उसके बेवफाई में बाबरी हो गई मैं। अथाह प्रेम करती थी मैं उससे। मेरे साथ प्रेम करके विवाह प्रस्ताव मेरे समक्ष रखकर किसी और के साथ कैसे विवाह कर सकता था। दौलत के खातिर उसने विवाह कर लिया, पर मुझे किस गुनाह की सजा दी? क्यों उसने झूठा प्रेम कर मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया? क्यों क्यों ये सभी प्रश्न आज भी उत्तर की प्रतीक्षा में है। मैंने तो पूरी निष्ठा के साथ उससे प्रेम किया था। मेरा तकलीफ देता था। प्रेम तकलीफ देता है ये तो पता था, किंतु अगर वो तकलीफ बेकसूर हो तो वो नासूर बन रिसने लगता है। कहते कहते उसकी सिसकियां पुनः आरंभ हो गई। कितने माह बीत गए मृदुल को मेरे जीवन से गए, किंतु मैं तो आज भी उसी मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ वो मुझे छोड़कर चला गया था। गहरे अवसाद में चली गई थी मैं, पर किसी के जाने से जीवन रुक नहीं जाता। जीना तो पड़ता ही है। द शो मस्ट गो ऑन। माँ पापा ने मुझे वापस कानपुर बुलाया है। कुछ खास काम है, वो अनवरत बोल रही थी। कितना विचित्र संयोग था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपनी नहीं मेरी व्यथा सुना रही हो। बिल्कुल एक जैसी। मीरा ने भी तो किसी पैसे वाले से विवाह किया था। मैं अनिमेष दृष्टि से उसे देखता रहा। उसकी आंखें अविरल बह रही थी। आज वो ही नहीं, मैं भी अपने आप को अत्यंत हल्का महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से मेरे आंसू बह रहे थे।
जो पीड़ा नासूर बन मेरे हृदय में रिस रही थी, उस पर अनजाने में मानसी ने मरहम लगा दिया था। मेरी पीड़ा भी मानसी की पीड़ा के साथ बह निकली थी। रो लो मानसी, जी भर कर रो लो। आज अपनी पीड़ा इन आंसुओं में सदा के लिए बह जाने दो। आज अपना हृदय इन आंसुओं से निर्मल कर लो, ताकि फिर ये दोबारा आंखों के मेहमान न बने। हम दोनों की एक जैसी ही कहानी है। मीरा भी मेरे जीवन में ऐसे ही मेरे जीवन से चली गई थी, जैसे मृदुल कुछ क्षण रुक कर मैंने कहा। कुछ देर के लिए हम मौन हो गए, किंतु हम दोनों के मन बेचैन थे। मौन हमारे बीच वो अनकही बातें कह रहा था जो शब्द नहीं कह पा रहे थे। मीरा और मृदुल की स्मृति से मुक्त होने को, इस अवसाद से बाहर आने को हम व्याकुल थे। अतः गहरा सुकून मिल गया था मुझे, संभवतः उसे भी। तुमने सच कहा नीलेश, अगर किसी अजनबी के समक्ष अपना हृदय खोल दो तो अत्यंत सुकून मिलता है। आज कितने माह के बाद कितना सुकून, कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा हृदय मृदुल मुक्त हो गया है। मेरा भी मीरा मुक्त, कहकर हम हंसने लगे। खैर छोड़ो, वैसे तुम कानपुर किस काम से जा रहे हो? लड़की देखने। लड़की देखने अर्थात? वो विस्मय और अचंभित भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। माँ की कोई सहेली रहती है कानपुर में, उनकी सुपुत्री है। मेरी हालत से माँ अत्यंत चिंतित हो गई थी। मेरा नकुर से परेशान ही हो आखिर इस बार अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया कि उनकी कसम, और मैं चला आया। क्या नाम है उस लड़की का? पता नहीं, विवाह की इच्छा नहीं थी, अतः ना ही नाम पूछा, ना ही उसके विषय में कुछ और। बस उसके घर का पता है सर्वोनगर। सर्वोनगर? कहीं तुम सरला आंटी के बेटे तो नहीं? उसने बीच में टोक कर हैरान होकर पूछा। हाँ, पर इस बार अचंभित होने की बारी मेरी थी। सुनकर वो हंसने लगी। हाँ, माँ ने मुझे बाद में बताया था कि दिल्ली से उसकी सहेली का बेटा आ रहा है। मतलब तुम? अच्छा, तो वो लड़की तुम ही हो? कुछ देर हम एक दूसरे को खुशी के मिश्रित भावों को देखकर हंसने लगे। फिर से कितना विचित्र संयोग था हम दोनों का। सफ़र भी एक और गंतव्य भी एक। ट्रेन की उस एक सिसकी वाली रात ने मेरा जीवन ही पूर्ण रूप से बदल दिया। वो सुस्कियों वाली रात मेरे नहीं हम दोनों के अंधेरे निराश भरे जीवन में ऊर्जा की नई खुशियां भरी किरण ले आई। एक नई उम्मीद लेकर आई। उस एक रात ने हमें मीरा और मृदुल की स्मृतियों से सदा के लिए मुक्ति मिल गई, और बाहर का घोर अंधकार धीरे धीरे उजाले की किरण को दूर होता रहा। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें।